So, hello everyone. Welcome to the second session in our Beyond Economy with Economic Survey course. So, today we'll talk about the COVID and the state of economy. ठीक है? So, first let us talk something about कि what are our objective or what is the objective of our sessions. First of all, कि एक स्टोरी टाइप में समझाना है कि एक स्टोरी के रूप में ताकि चीजें इम्प्रिंटेड रहे हमारे दिमाग में. अदरवाइज क्या होता है स्पेशली इन इकोनॉमी व्हाट हैपेंस कि हम चीजों को रिटेन नहीं कर पाते हैं. सो मेजर फोकस कहाँ रखना है? रिटेनेबिलिटी पर. वी हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन रिटेनेबिलिटी. सो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में एंड लिंकिंग वन पार्ट टू द अदर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक लिखने की टेंडेंसी है. इस रिटेनेबिलिटी से ही बेसिकली यू आर एबल टू रिलेट विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जीएस, जो कि हमारे पूरे कोर्स का एक थीम है या जिस्ट है. नेक्स्ट थिंग है वीडिंग आउट द अननेसेसरी डिटेल्स, जो आप आज भी देखेंगे. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे में जो बॉक्सेस होते हैं, जस्ट वन सेकंड, दीज बॉक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो बॉक्सेस इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं, बट आप कुछ देखेंगे कुछ बॉक्स इंपॉर्टेंट है और कुछ बॉक्स रियली में किसी काम के नहीं है. जहां बहुत रिग्रेसिव इकोनॉमिक एनालिसिस दी है, ऐसे बॉक्सेस की कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की. फोकस ऑन मैसेजेस एंड द कीवर्ड्स. मोर इंपॉर्टेंटली कीवर्ड्स पे फोकस करना और जो मैसेज इकोनॉमिक सर्वे दे रहा है उस मैसेज पे फोकस करना है. अब देखिए ये बात तो श्योर है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है. ठीक. अब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है लॉकडाउन, जैसे कि 3-4 साल पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी डीमोनेटाइजेशन. इकोनॉमिक सर्वे आया और उसने डीमोनेटाइजेशन को टूथ एंड नेल डिफेंड किया. सिमिलरली आज के सेशन में भी आप देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे को द गवर्नमेंट के डिसीजन, जो लॉकडाउन लगाने का जो डिसीजन था, इकोनॉमिक सर्वे उसको टूथ एंड नेल डिफेंड करेगा. पर आइडिया ये है कि जैसे बाकी जो नेता लोग डिफेंड करते हैं विद रिटोरिक्स, इकोनॉमिक सर्वे उनको नंबर से एक्सप्लेन करता है. तो ये हम समझेंगे. और एज एन एस्पिरेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट जिनको आंसर्स लिखने हैं इवेंचुअली फाइनली, या अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, हमें भी उसी मैसेज को इनहेयर करना है. ठीक है. तो वो मैसेज जरूरी है जो हमारे अंदर आना चाहिए, वरना तो रवीश कुमार के शोज के लिए, बाकी उसके लिए यूपीएससी नहीं बना है. राइट. एंड लास्टली वी नीड टू बी वेरी एप्लीकेशन सेंट्रिक, कि कहाँ एप्लीकेशन होना है हर चीज का. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. पहले चैप्टर, आज हम पहला चैप्टर वॉल्यूम 1 और पहला चैप्टर वॉल्यूम 2 को मिक्स करके पढ़ेंगे. प्रिडोमिनेंटली वॉल्यूम 1 ही इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम 2 से कुछ इनसाइट्स वॉल्यूम हम डिस्कस करेंगे. तो आइडिया जो ओवरऑल आज के लेसन में है, बस ये इन दोनों टर्म से खत्म हो जाएगा. पहला, जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तो क्या बोला था? जान है तो जहान है. इफ द लाइव्स आर सेव देन द लाइवलीहुड की बाद में देख लेंगे. पहले ये बात हुई कि पहले हमें जान बचानी है. फिर उसके बाद में मैसेज आया, मैसेज और क्लियर हुआ कि केवल जान बचाने से काम नहीं होगा. जान हमने बचा ली लॉकडाउन लगा के, अब हमें जान और जहान, लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों पे फोकस करना है. सो दैट इज द कोर आइडिया ऑफ द फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे. यूजुअली जो इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर होता है हर साल, वो हर चैप्टर की एक समरी देता है. राइट. बट इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर में बाकी चैप्टर्स का कोई भी मेंशन नहीं है. इस साल के पहले चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में केवल और केवल उन्होंने कोविड-19 के इर्द गिर्द बातें घुमाई हैं, मतलब उसके अराउंड बातें की हैं. एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे हैव जस्टिफाइड सटली एंड वेरी सिग्निफिकेंटली डिफेंडेड द लॉकडाउन, जो हम भी आज अपने सेशन में डिफेंड करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ने कैसे डिफेंड किया है. उससे शुरू करते हैं. उसको शुरू करने से पहले थोड़ा प्रीफेस में देखते हैं कि क्या लिखा है. प्रीफेस में क्या क्या लिखा है और जो हमारे काम की बातें क्या हैं. जैसे पहली लाइन कहता है कि इकोनॉमिक सर्वे इज अ टेस्टिमनी टू द इमॉर्टल ह्यूमन ग्रिट और एंड कंपैशन. जो किसने दिखाया है? ग्रिट क्या चीज होती है? कोई बता सकता है ग्रिट क्या चीज होती है? आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बता सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रिट? एनीवन? चलिए. सो ग्रिट का मतलब होता है कि बेसिकली ऑफ स्पिरिट टू नॉट गिव अप, है ना. ग्रिट एक, अभी रिसेंट में जब से ये आपकी मोटिवेशनल बुक्स लिखी जा रही हैं तो ये वर्ड काफी फेमस हो गया, दैट यू हैव टू शोकेस योर ग्रिट. सो ग्रिट एंड कंपैशन व्हिच हैज बीन शोकेस्ड बाय द कोविड वॉरियर्स. फिर क्या है? रिजॉल्व ऑफ ईच इंडियन हेल्प अस फाइंड द वे फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड. एक ऐसा टाइम था जहां हमें दोनों के बीच में चूज करना था. टू द टाइम्स ऑफ सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड. जान और जहां दोनों बचाना है, लाइफ्स एंड लाइवलीहुड. फिर किसकी बात हुई? वी शेड रिकवरी की. अब
आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कंपेयर किया वी शेप्ड रिकवरी को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज में, जो इंडिया पहले ऑल आउट हो गई 36 पे और फिर इंडिया वेंट ऑन टू विन द सीरीज। आप में से जो क्रिकेट इंथुजियास्ट होंगे, जो क्रिकेट देखते हैं, आपको इस बात का आइडिया होगा। इट वाज अ वेरी मिराकुलस विक्ट्री ऑफ इंडिया, कि इंडिया ने कैसे बिल्कुल गड्ढे में गई थी, 36 ऑल आउट हो गई, वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर, कैप्टन चला गया एंड देन ही वेंट ऑन टू विन द सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो सिमिलरली इसको कंपेयर किया गया है भारत की इकोनॉमी के। जब भारत की इकोनॉमी का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया तो अराउंड 23% हमारी इकोनॉमी डाउन दिखी फर्स्ट क्वार्टर में। अप्रैल मई जून के बाद जो डेटा आया उससे हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हुई, और उसके बाद की जो रिकवरी है वो इकोनॉमिक सर्वे कहता है या अगले साल जो रिकवरी आएगी उसको इकोनॉमिक सर्वे मतलब वी शेप रिकवरी हम करेंगे। वी विल अंडरटेक अ वी शेप रिकवरी, राइट। Then they talked about the digital economy has been a sprint runner। तो ठीक है, आप इसको कोड एज अ कोट अनकोट यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स की हम जहां तक बात कर रहे हैं। याद रखिए सारे कीवर्ड्स को हम अगेन एट द एंड ऑफ द सेशन रखेंगे और उससे जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर भी तुरंत रिवाइज कर लेंगे। फिर एक कोट बहुत एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है जो करेज पे ऑब्स्टिकल पे अच्छा यूज कर सकते हैं। व्हेन वी टैकल ऑब्स्टिकल वी फाइंड द हिडन रिजर्व्स ऑफ करेज। जब हमें ऑब्स्टिकल दिखती है तो हम हिडन करेज, रिजर्व्स ऑफ करेज एंड रेजिलियंस मिलती है, और उसके साथ ही हम वी ओनली नीड टू फाइंड देम एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स। कि जब ऑब्स्टिकल आता है तभी हम उस चीज को फाइंड करते हैं। इससे अपोजिट एक कोट है अब्राहम लिंकन का। वो क्या कहते थे कि एडवर्सिटी में तो सब कोई कर लेता है, गिव दैट मैन, इफ यू वांट टू टेस्ट दैट पर्सन गिव हिम पावर। तो दोनों थोड़ा कंट्राडिक्टरी कोट्स हैं बट दैट कैन बी जस्ट अपोज्ड। चलिए आते हैं आज के सेशन पे। सो आज हम दो चैप्टर्स बेसिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली इस साल का चैप्टर है, तो प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स आज हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इटसेल्फ एक नई थीम है, कोविड एंड द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। सो वॉल्यूम 1 में आपका चैप्टर है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड एमिड्स द वन इन अ सेंचुरी क्राइसिस, और दूसरे चैप्टर में आपका है स्टेट ऑफ इकोनॉमी अ मैक्रो व्यू। अब जो इस चैप्टर में और इनसाइट्स है, जैसे एफडीआई को लेके, जैसे फिस्कल पॉलिसी को लेके, डेट को लेके, वो हम आज नहीं देखेंगे। इसके इनसाइट्स हम जब उसका स्पेसिफिक चैप्टर आएगा, जब वॉल्यूम 1 का स्पेसिफिक फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर आएगा, तब हम ये वैल्यूज और डेटा समझेंगे। अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि कुछ स्किप हो रहा है। सो इट्स नॉट देयर। कुछ कोट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हर इकोनॉमिक सर्वे की इंट्रोडक्शन में कोट्स है। जैसा पहला महाभारत का कोट लिया है और हम देखेंगे इसको आगे यूज भी करेंगे। सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जर्पिडी इज द ओरिजिन ऑफ द धर्मा। जब कोई लाइफ खतरे में हो उसको बचाना ही क्या है, धर्म है। महाभारत की उन्होंने कोट किया है। अगर आप दूसरे चैप्टर का कोट देखिए, डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इज द रोप विच बाइंड्स द वेल्थ मेकिंग इट बाउंडलेस। सही समय पे सही चीज करना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी हाईलाइट किया कि भारत में जो जो स्टेप लिए, सबसे पहले लॉकडाउन करना क्यों जरूरी था, उस लॉकडाउन के समय किसको कितनी हेल्प देनी थी वो उस समय से क्यों जरूरी था, और उसके बाद हमें जब अनलॉक किया, अनलॉक के बाद हमने किस तरीके से लोगों को हेल्प की, वो क्यों जरूरी था। तो इकोनॉमिक सर्वे ने उस चीज को भी डिफेंड किया है कि भाई सही समय पे सही चीज का इंटरवेंशन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, उसको कॉन्क्रीट में लेकर आते हैं। चलिए, सो आज के चैप्टर का ये खाका रहेगा। विल स्टार्ट विद द वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस, कि भाई वन इन सेंचुरी क्राइसिस कैसे है, कोविड-19 कैसे एक अलग क्राइसिस है। इसके 3 पैरामीटर देता है इकोनॉमिक सर्वे, वो हम 3 पैरामीटर्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे भारत का पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहा, ओवर आर्किंग पॉलिसी रिस्पॉन्स, और उस पॉलिसी रिस्पॉन्स का एक पार्ट रहा लॉकडाउन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इकोनॉमिक सर्वे कहता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियसली बात करेगा कि भाई एफिकेसी ऑफ द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन कितना एफिशिएंट रहा ये तो बताइए। देन कोविड का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आया, हम एक मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेंगे, हम एक जीडीपी का पर्सपेक्टिव लेंगे, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वी शेप है क्या चीज। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रहा है। एक वेव है कोविड-19 की, सेकंड वेव, थर्ड वेव बाकी कंट्रीज में आ रही है, वेस्टर्न कंट्रीज में आ रही है। व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया इस समय प्रेजेंटली क्या कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है, हम देखेंगे कि भाई सितंबर में हमारा पीक आ गया है, अब अभी कोई दिख तो नहीं रहा है, सेकंड वेव है। और अच्छी बात यह भी है कि सेकंड वेव आने से पहले हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हम इस चीज का फायदा उठा के हम इस चीज को, हम सेकंड वेव थर्ड वेव से बच सकते हैं। फिर बात करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है, इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने आपदा में अवसर ढूंढा है।
आपदा मीन्स द डिसास्टर, इन द क्राइसिस दे हैव फाउंड अ मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां पे वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अपनी इकोनॉमी में जो दिक्कतें हैं, इकोनॉमी को जिन चीजों ने जकड़ रखा है जिससे इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं पा रही है, लेबर रिफॉर्म्स हो, एमएसएमई में रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, प्रोडक्शन को पुश हो, मैन्युफैक्चरिंग को पुश हो, इन सब के लिए भी भारत ने स्टेप उठाए हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत सारे इकोनॉमी ने लिए हैं, तो वो किसके अंदर हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंदर। फिर कुछ बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, सारे बॉक्सेस देखेंगे, उसमें जो अनइंपॉर्टेंट होगा वो भी हाईलाइट कर दूंगा और जो इंपॉर्टेंट होगा विल डिस्कस कर लूंगा। एंड फाइनली पूरे सेशन का रिवीजन करेंगे कीवर्ड से। सो आप बॉक्सेस के बाद अगर आपको जाना हो तो यू कैन लीव द सेशन, कीवर्ड्स वाला सेशन हल्का सा 5 मिनट का और डिस्कस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात आते हैं वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। ये वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है, पूरे वर्ल्ड में डाउनफॉल है। आपको ये डेटा थोड़ा पता होना चाहिए कि 2020 में अराउंड 4.3% से पूरी दुनिया में, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, कोई भी एक डेटा याद कर लीजिए, 4.3% वर्ल्ड बैंक कहता है कि ग्लोबल इकोनॉमी इतना श्रिंक करेगी, और 3.5 आईएमएफ कहता है। सो ओवरऑल ये दिक्कत तो आई है। अब बात करते हैं कि वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस, ये कहता है ये सिंक्रोनाइज रिसेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोर देन 90% अगर आप देखें इकोनॉमीज में क्या हुआ है, पर कैपिटा इनकम एनुअली घटी है। जो पर कैपिटा इनकम जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, वो अराउंड 90% ऑफ द इकोनॉमीज की घटी है एक साल के अंदर। और ऐसा पिछले 150 साल में आज तक नहीं हुआ, इंक्लूडिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s में भी केवल 85% इकोनॉमी की वेल्थ घटी थी, मतलब पर कैपिटा इनकम घटी थी। पर इन दिस केस अराउंड 90% इकोनॉमीज की वेल्थ घटी, वो पर कैपिटा इनकम घटी है। ठीक, एंड दैट इज व्हाई वो कहते हैं वंस इन अ सेंचुरी नहीं, वंस इन अ 150 ईयर ये ऐसी क्राइसिस आई है, जब इतना ज्यादा इसका देख सकते हैं इसका इंपैक्ट। इसको इकोनॉमिक सर्वे कहता है द ग्रेट लॉकडाउन, बिकॉज ये 150 साल में का एक इवेंट है। फिर बात आती है कि यूनिक क्यों है। 3 पॉइंट जो मैंने आपसे बोले, तीनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला, ये हेल्थ इंड्यूस्ड ग्लोबल रिसेशन है। इसके पहले के जो ग्लोबल रिसेशन देखे गए हैं, स्पेशली पास्ट सेंचुरी में, क्या देखे गए हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस देखी है आपकी, ग्रेट डिप्रेशन हो गया 1991 की, हो गई 2008-9 की, हो गई ऑयल क्राइसिस हो गई 1975 1982, वॉर हुए आपके वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2। इन सब के बाद देखा गया कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन कर रही है, पर एक पहला देखा गया जो हेल्थ इंड्यूस्ड ग्लोबल रिसेशन है। दूसरा पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं कि इट इज हाईली सिंक्रोनाइज्ड, कि अराउंड 90% इकोनॉमी में वेल्थ घटी है, जो 85% ग्रेट डिप्रेशन में थी। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया कहता है ये पहली ऐसी क्राइसिस है जहां पे लोगों को शॉर्ट टर्म में, नॉट इन द लॉन्ग रन बट शॉर्ट टर्म में, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा हेल्थ या ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड लाइवलीहुड, कि पैसे बचाएं कि लोगों को बचाएं। ऐसी क्राइसिस पहली बार आई है कि लॉकडाउन लगाएंगे तो पैसे जाएंगे, इकोनॉमी जाएगी, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो लोग मरेंगे। तो पहली बार ऐसी यूनिक क्राइसिस देखी है कोविड-19 की, इसीलिए इसको बोला वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। अब भारत पे आ जाते हैं। भारत में पहले एस्टिमेट किया गया, इकोनॉमिक सर्वे कहता है, और इसी तरीके से वो लॉकडाउन को डिफेंड करना भी शुरू करता है। आप अगर 27 मार्च की न्यूज देखें तो क्या कहता है, वर्स्ट केस सिनारियो भारत में क्या होगा कि करीब 30 करोड़ लोगों को, 300 मिलियन इंडियंस विल बी इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस बाय द एंड ऑफ द मे। आप भी उस समय होंगे, आपने भी न्यूज पढ़ा होगा, तो ऐसे वर्स्ट केस सिनारियो निकल के आ रहे थे कि अराउंड 30 करोड़ लोग हो जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एक वो प्रोजेक्शन था, और एक प्रोजेक्शन आप जो रियल अभी करंट में देखिए जो हुआ, और अभी की आप डेथ देख लीजिए, अभी के आप केसेस देख लीजिए, सी द केसेस एंड द डेथ नाउ, और आप देखेंगे कि कैसे लॉकडाउन की वजह से हम उस वर्स्ट केस सिनारियो से, ऑब्वियसली जब कंपेयर करेगा तो वर्स्ट केस सिनारियो से ही कंपेयर करेगा, वहां से हम यहां तक आए तो हमने कितनी जानें बचा ली, हमने कितने लोगों की जानें बचा ली, कितने केसेस कम कर लिए बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन। ठीक, सो द क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ जान है तो जहान है इन द इनिशियल, and to break the chain of the spread, help the government to face the dilemma of the lives versus livelihood, and pace the sequence of the policy intervention as adapt its response as per the evolving situation. तो
तो पहले क्या हमारा लॉजिक था, पहले क्या हमारा डिलेमा था गवर्नमेंट का कि भाई लाइफ बचाएं कि लाइवलीहुड बचाएं, ठीक। तो उस डिलेमा को देखते हुए पहले इसको देखते हैं, पहले इस डायग्राम को समझते हैं कि लॉकडाउन लगाया क्यों। पहला तो अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी थी कि करें तो करें क्या। डिलेमा था कि लाइफ बचाएं कि लाइवलीहुड बचाएं। इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं कर रही थी, 4.9% से ही आगे बढ़ रही थी पिछले साल, प्लस कोविड-19 भी आ गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेने जाने थे, ऐसे समय आ गया कोविड-19, नई नई गवर्नमेंट पिछले साल आई थी। तो गवर्नमेंट के पास डिलेमा हुआ कि करें तो करें क्या। तो उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें लाइव्स बचानी है इनिशियल फेज में, प्लस इसलिए इन्होंने लॉकडाउन लगाया। सेकंड, एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू के भी एक्सपीरियंस से देखा गया कि जब लॉकडाउन लगाए गए उससे बेटर रिजल्ट्स निकल के आए। इसके बाद कुछ इकोनॉमिक रिसर्चेस को भी कोट किया इकोनॉमिक सर्वे ने, जो हमारे काम की नहीं है, जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है उनके लिए काम की है। मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा लेटर ऑन, एक दो कोट्स हैं। वो कहते हैं कि सबसे अच्छी तरीका क्या है, आप वर्स्ट केस सिनारियो देखिए, उस वर्स्ट केस सिनारियो में आप ये देखिए कि उस वर्स्ट केस सिनारियो से बचने के लिए आप प्रेजेंट जंक्चर पे क्या कर सकते हैं, आपका अर्लीस्ट स्टेप क्या हो सकता है। वर्स्ट सिनारियो क्या था कि लाखों लोग भारत के मर जाएंगे, तो बेस्ट केस सिनारियो क्या था कि लॉकडाउन लगाएं और एटलीस्ट स्प्रेड को रोकें। प्लस इंपॉर्टेंट आइडिया था भारत की एक यूनिक वल्नरेबिलिटी, कि भारत यूनिकली वल्नरेबल है। क्यों वल्नरेबल है? इन वजह से, पहला नेटवर्क इफेक्ट या पॉपुलेशन डेंसिटी, पैरेलल आइडिया ही है। इसका आइडिया ये है कि भारत में लोग बहुत क्लोज रहते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों के लिए हम अभी भी कांटेक्ट पे डिपेंडेंट हैं, हम बाहर जाते हैं, वी आर एन इकोनॉमी ऑन द मूव, राइट। सो एक इंसान में अगर फैलेगा तो उसको स्प्रेड करते हुए समय नहीं लगेगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होते हुए समय नहीं लगेगा। सो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया में नेटवर्किंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, एक इंसान से हुआ एक इंसान से फैलते, बिकॉज वी ऑल्सो लिव इन द ज्वाइंट फैमिलीज, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, रूरल क्लस्टर्स में रहते हैं। एल्डरली पॉपुलेशन भारत में बहुत है। अब आप कहेंगे नहीं सर यंग की पॉपुलेशन ज्यादा है, बट आप एब्सोल्यूट नंबर में देखिए, एब्सोल्यूट नंबर में देखिए तो जापान से ज्यादा, जापान में कहते हैं ना बूढ़े हैं, उनसे ज्यादा बूढ़े तो हमारे यहाँ हैं। सो एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा है जो कि ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, ओवरबर्डन्ड है ना। तो ये यूनिक वल्नरेबिलिटी थी भारत की, इसलिए भारत को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन उनकी एक कोई मर्जी नहीं थी, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, उनका एक एक नेसेसिटी थी आपका लॉकडाउन लगाना। देन सबसे बड़ी बात जो हमने कोट पढ़ा था कि भाई धर्म क्या है, जो एक मॉरल बैकिंग देता है हमारे डिसीजन को, जो हमें एथिकल डिलेमास के समय हेल्प करता है, ठीक। या आप एथिकल डिलेमा भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी एथिकल डिलेमा पे आए कि गवर्नमेंट के पास एथिकल डिलेमा था। क्या डिलेमा था? कि भाई लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का डिलेमा था, अगर ये चूज करते तो ये लूज करते, ये चूज करते तो ये लूज करते। बट वो एथिकल डिलेमा रिजॉल्व कैसे किया? विद द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, कि धर्मा क्या है कि भाई जिस इंसान की लाइफ जेओपार्डी में उसको बचाना ही धर्म है। सो ऑन दिस बेसिस गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि भाई लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड। नाउ भारत का लॉकडाउन एक बहुत स्पेशल लॉकडाउन था, बिकॉज जो एक इंडेक्स है ऑक्सफोर्ड का, जहां से उन्होंने कैलकुलेट किया कि किस कंट्री ने कितना सीवियर लॉकडाउन लगाया। तो इंडिया का लॉकडाउन वन ऑफ द मोस्ट सीवियर लॉकडाउन था। हाईएस्ट आप देखिए 24 मार्च के बाद हाईएस्ट सबसे ज्यादा इंडिया का लॉकडाउन था, सबसे सीवियर लॉकडाउन। और उसके बाद 31 मई तक हमारा लॉकडाउन यहां हुआ, फिर धीरे धीरे अनलॉक होता चला गया। तो इंडिया ने सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लगाया, और इस बात को भी इकोनॉमिक सर्वे डिफेंड करता है कि चूंकि हमने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, इसलिए हम ये पोजीशन अचीव कर पाए। कौन सी पोजीशन? कि एस्टिमेटेड कितने लोग मरेंगे वर्सेस कितने लोग एक्चुअल में मरे, या एक्चुअल कितने केसेस आए। तो इससे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ये विन विन स्ट्रेटजी है, कि भाई हमने पहले तो लाइव्स भी बचा ली, और अब हम जिस सिनारियो में हैं अब हम लाइवलीहुड भी बचा रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट वी हैव क्रिएटेड। बट क्वेश्चन आता है, क्या लॉकडाउन ही हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स था? आंसर है नहीं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ये वॉल्यूम 2 के अंदर लिखा है, कि भाई हमारा ग्रेडेड 4 pronged प्रीएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी थी। आप इसको पूरा एज इट इज कोट अनकोट करके यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको लिखना हो। कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की स्ट्रेटजी क्या है? ग्रेडेड है, 4 pronged है, प्रीएम्प्टिव मतलब पहले है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, एंड प्रोएक्टिव पहले से ही
लॉकडाउन बाद में नहीं लगाया जब केसेस बहुत बढ़ गए तब लॉकडाउन लगा रहे हैं, नहीं, लॉकडाउन हमने पहले ही लगाना शुरू कर दिया है ना, जब हमारे कुछ 500 करीब केस थे तभी हमने लॉकडाउन लगा दिया। सो फर्स्ट कंटेनमेंट मेजर्स क्या लिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद और ये सब। फिर कैलिब्रेटेड फिस्कल सपोर्ट। अभी फिस्कल सपोर्ट डिपेंड करेगा हम किस फेज में हैं, जैसे कि हम अगर लॉकडाउन के फेज में हैं और जब हम अनलॉक के फेज में जा रहे हैं। जब हम लॉकडाउन के फेज में हैं तो फिस्कल सपोर्ट किसको देना है, लोगों को देना है, उनके खाते में पैसे डालने हैं, उनको खाना देना है, बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करनी है। तो ये हुआ फिस्कल सपोर्ट, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट। और दूसरा, जब हम अनलॉक के पीरियड में आएंगे, जब हमें इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है, देन वी विल गो फॉर द डिमांड पुश ड्यूरिंग द अनलॉक फेज। जब अनलॉक फेज होगा तो हम लोगों की डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड सप्लाई भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा फेज है फाइनेंशियल मेजर्स, इसमें आरबीआई का भी मेजर आएंगे और इसमें गवर्नमेंट के भी। इसमें कौन सा है जो आपने सब पढ़ा होगा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, और आरबीआई ने ये किया, गवर्नमेंट ने ये किया, वो सब इसके अंदर आएंगे। देखिए आइडिया क्या है, आइडिया है आपको फ्रेमवर्क देना। बाकी करंट अफेयर्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे कि भाई आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, बट उसको एक फ्रेमवर्क में पिरोना ही एक जो हमें इकोनॉमिक सर्वे फ्रेमवर्क देता है, ये वन ऑफ द फ्रेमवर्क आप देख सकते हैं। एंड फाइनली द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो मैंने बताया कि इंडिया वन ऑफ द इकोनॉमी था जिसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अंडरटेक किया अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अनलाइक द अदर कंट्रीज। चलिए, तो इस फ्रेमवर्क को दिमाग में रखना है कि पहले कंटेनमेंट मेजर जिसके अंदर लॉकडाउन आप रख सकते हैं, उसके बाद फिस्कल सपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन समय पे समय, फॉर एग्जांपल अभी भी कुछ दिया है बजट में। फिर तीसरा फाइनेंशियल मेजर्स आरबीआई और गवर्नमेंट ने जो लिए हैं और अभी तक ले रहे हैं। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो आपके लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि लेबर लॉस को रिफॉर्म करना और ये सब, वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो चलते हैं लॉकडाउन फेज की बात करते हैं। कुछ की टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लैटनिंग ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल कर्व, जो आप करते थे ना, पढ़ा था आपने, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। ये आपका पहला बॉक्स भी यही बताता है, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका एक जिफ है वो डिस्कस कर लेंगे उसी बॉक्स के अंदर। कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व करना है, एपिडेमियोलॉजिकल कर्व, कि भाई स्प्रेड को स्लो करना है, ब्रेक द चेन। देन सेविंग द लाइव्स इज द मेन फोकस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ब्रेकिंग द चेन ऑफ द स्प्रेड, फिजिकल सपोर्ट फोकस्ड ऑन एसेंशियल थिंग्स। तो इसमें करना क्या है, हमें लॉकडाउन ये टाइम प्रोवाइड करेगा, द लॉकडाउन विल प्रोवाइड अस द टाइम टू रैंप अप अवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जब भारत में लॉकडाउन लगा था तो भारत वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ दिस पीपीई किट्स, वेंटिलेटर और ये सब। और बाद में जून के टाइम इंडिया हैज बिकम नॉट ओनली अ सेल्फ रिलायंट बट आल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ दीज थिंग्स। हम फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमने N95 पीपीई किट, वेंटिलेटर तक हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो ये दिखाता है हमारे ग्रिड को। कोविड-19 वॉरियर्स केवल वो नहीं जो फ्रंट लाइन पे हैं, बट ऑल्सो इन द टेक्सटाइल सेक्टर और बाकी भी सेक्टर्स में जिन्होंने ये कॉन्ट्रीब्यूशन करके दिखाया। देन रैंपिंग अप ऑफ द टेस्टिंग एंड इंश्योरिंग द पब्लिक इंगेजमेंट अवेयरनेस, लोगों को सिखाना, लोगों को परसुएड करना, ये सब काम हमने सिखाया कि जब हम अनलॉक में जाएंगे तो आपको पब्लिक इंगेजमेंट कैसे करना है, आपको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ऑल दीज थिंग्स। अब अनलॉक फेज में आ गए, आप डेट भी ऊपर देख रहे होंगे, 24 मार्च से 31 मई, फिर 31 मई के बाद हम अनलॉक के फेज में हैं। तो अब हमारा फोकस कहां शिफ्ट हुआ, जान है तो जहान है से लेके, नॉट लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड नहीं, लाइव्स एंड लाइवलीहुड पे फोकस बढ़ा। हमें केवल फ्लैटनिंग ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल कर्व नहीं करना है, फ्लैटनिंग ऑफ द रिसेशन कर्व करना है। जो 23.4% हमारी इकोनॉमी गिरी है, उसको हमें वी शेप रिकवरी करानी है, उस रिसेशन को रोकना है। कैलिब्रेटेड फिस्कल रिस्पॉन्स, डिमांड इंक्रीज करनी है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंप्रूव करना है। इकोनॉमिक सर्वे उसको कहता है बारबेल स्ट्रेटजी इन फाइनेंस, hedging the for the worst outcome initially and updating the responses step by step via feedback। तो इसी से कहता है कि इसी से हमने मोटिवेशन लेके ऐसा ऐसा हमने भी किया। चलिए, अब बात आती है एफिकेसी ऑफ द लॉकडाउन फेज। इसको मैंने बता दिया कि नीति इकोनॉमिक सर्वे ने कैसे डिफेंड किया नंबरों से। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, कंपेयर किया कि भाई हमारे यहाँ जितने केस फैटेलिटी रेट्स हैं, कितने केसेस आए हैं, जितने केसेस, टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइड डिवाइडेड बाय द केसेस, नॉट डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। तो जो केस फैटेलिटी रेट है वो अगर हम इक्वल डेमोग्राफी से कंपेयर करें, जो इमर्जिंग कंट्रीज है जैसे मेक्सिको, इंडोनेशिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, तो अगर हमारे यहाँ 1 लोग मरे हैं तो उनके यहाँ 6.1, 2.1, 1.8। और अगर हम कंपेयर करें इमर्जिंग इकोनॉमीज और एडवांस इकोनॉमी से तो इटली 2.4, 2, मतलब एवरीवेयर
इंडिया हैज परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू दीज कंट्री। तो कैसे कंपेयर करता है, बताता है चूंकि हमने स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से ऐसा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक फैक्ट लिखना हो, लॉकडाउन की एफिशिएंसी बतानी हो, आप ये एक फैक्ट ये लिख लीजिए, या आप साउथ अफ्रीका से कंपेयर कर लीजिए, और आप एक कंट्री स्पेन से इसके आप 2 से 3 फैक्ट रख लीजिए एंड यू आर डन। कभी भी आपको बतानी है कि लॉकडाउन की इफेक्टिवनेस क्या है, तो आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कोट करते हुए कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है। फिर देखिए एक और चार्ट है, मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19 अक्रॉस द कंट्री। वो कहते हैं कि कंट्री से कंपेयर करें तो 37% इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल केसेस एंड द नेचुरली एक्सपेक्टेड। जितने एक्सपेक्टेड केस थे और जितने एक्चुअल केसेस हुए, एक्सपेक्टेड नेचुरल केस मतलब जब लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया जाता, और एक्चुअल केसेस मतलब कितने अभी दिख रहे हैं, तो इंडिया में 37% का डिफरेंस है, एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ठीक, चलिए फिर इकोनॉमिक सर्वे एक और बात भी करता है। इकोनॉमिक सर्वे कुछ स्टेट्स के नाम देता है कि कुछ स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, गुजरात, यूपी, बिहार ने रिस्ट्रिक्ट किया स्प्रेड को। ये सब स्टेट्स के नाम हमें याद नहीं करने हैं, बट बाद में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि कैसे जिन स्टेट्स ने, द स्टेट्स जहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगे हैं, वेयर द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स आर देयर, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। जहां पे जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसको भी इकोनॉमिक सर्वे ने अपना इंडेक्स बना के कैलकुलेट करके दिखाया है। क्या जस्टिफाई करने के लिए? 2 चीजें, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरी भी चीज क्या जस्टिफाई करना चाहता है इकोनॉमिक सर्वे इस बात से, स्टेट्स की बात हम बाद में करेंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता है इसलिए द प्राइस पेड फॉर द टेम्परेरी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, जो हमने प्राइस पे किया टेम्परेरी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस के लिए, इज डॉफ्ड बाय द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द ह्यूमन लाइफ। हमने पहले जो वैल्यू प्लेस की ह्यूमन लाइफ पे, वो क्या थी? बहुत ज्यादा थी। India has transformed from the short-term trade-off between the lives and the livelihood into a win-win in the medium to the long run. लॉन्ग रन, मीडियम लॉन्ग एंड लॉन्ग रन में हमने, हाँ शॉर्ट टर्म में हमें घाटा हुआ, बट मीडियम और लॉन्ग रन में हमने उसका बहुत फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वी शेप्ड रिकवरी। ये थोड़ा इकोनॉमी का एंगल है, कोविड और इकोनॉमी का एंगल है। चलिए, तो पहली बात तो ये करता है कि भारत की इकोनॉमी श्रिंक कितनी बार हुई है जीडीपी वाइज। तो कहता है कि भाई इंडिपेंडेंस से 4 बार श्रिंक हुई है। यहाँ पे आप देखिए 65, 66 जब वॉर हुए थे, ये भी देखिए छोटा सा 1971, यहाँ पे बांग्लादेश वॉर हुआ, यहाँ पे आपका 79, 80 यहाँ पे ड्रॉट आया था और बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो इस वजह से यहाँ श्रिंक की, और फाइनली 2020 में हमारी इकोनॉमी श्रिंक हुई है। तो ये 4th टाइम है जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मतलब पिछले साल से जीडीपी इस साल कम है। तो ये 4थी बार ऐसा हुआ है, बट आप देखेंगे कि सबसे नीचे ये इसी बार गई है। तो इंडियन इकोनॉमी को भी एक ऐसी क्राइसिस इस समय झेलनी पड़ी। अब अगला वो आता है, अगला एक ग्राफ से दिखाना चाहता है कि भाई जिसने जितना तेज लॉकडाउन लगाया उसकी इकोनॉमी उतनी गिरी। इसका मतलब जस्टिफाई कर रहा है, देखो मतलब पॉइंट ये समझने के लिए स्टोरी वाइज कि भाई जिसने जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया उसकी इकोनॉमी उतनी गिरी। जैसे कि इंडिया देखिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया और उसकी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट उतना ही कम हुआ। और ये लाइन दिखाती है कि सारे डेटा को करके स्टैटिस्टिक्स में एक लाइन आती है जो एक पैटर्न को दिखाती है। तो ये पैटर्न यही शो करता है कि भाई जिसका इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन बढ़ा उसकी इकोनॉमी उतनी गिरी। ये वैसे लॉजिकल भी है, लॉजिकली भी देख सकते हैं, बट दे हैव टू जस्टिफाई इट विद द नंबर्स, सो उन्होंने नंबरों से जस्टिफाई किया है इस बात को। अब बात करते हैं डिमांड और सप्लाई शॉक्स की। कोविड-19 ने डिमांड और सप्लाई दोनों को शॉक करके रख दिया, उसकी सप्लाई चेन्स को। बहुत आसान है, डिमांड और सप्लाई को मतलब आप खुद इमेजिन कीजिए अपने पोजीशन पे, जब कोविड-19 आया होगा आपको कितना लग रहा होगा कि अनसर्टेनिटी है। क्या आपने उस समय, एक्सेप्शन जरूर होंगे, बट क्या आपने उस समय अमेजोन पे बहुत ज्यादा खर्चे किए होंगे? क्या आपने, आपकी भी लिमिट्स क्या हो गई कि नहीं भाई बेयर एसेंशियल्स पे फोकस करते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करते, बचा के रखते हैं। तो हम क्या हो गए, हमने प्रिकॉशनरी सेविंग्स पे फोकस किया। कुछ लोगों की तो ऑब्वियसली जॉब चली गई, तो वो क्या खरीदेंगे? जिसकी जॉब चली गई वो क्या मार्केट में जाके परचेस करेगा? तो कोविड-19 की वजह से सबसे पहला जो शॉक आया, फर्स्ट ऑर्डर डिमांड शॉक। ठीक, डिमांड का बहुत बड़ा शॉक आया। क्यों? अनसर्टेनिटी एंड द लो कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ इनकम, वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लोगों को दिख रहा है कि आगे इकोनॉमी बढ़नी नहीं है, जॉब जानी ही जानी है, सैलरी वैलरी बढ़नी नहीं है मेरी, तो मैं कार खरीदना चाह रहा हूं तो मैंने डिले कर दिया, मैं घर बनवाना चाह रहा हूं मैंने डिले कर दिया।
मुझे कुछ खरीदना है, रिटेल में कुछ खरीदना, नया लैपटॉप खरीदना है, मैंने डिले कर दिया। फियर ऑफ कंटेजियन, कि एक सेक्टर गिरा तो मेरा सेक्टर गिरेगा, कि मॉल बंद हो गया तो मॉल बंद होने की वजह से अंदर की जितनी दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो एक सेक्टर के बाद अगला सेक्टर प्रॉब्लम फेस करता जाएगा। कर्टेलमेंट ऑफ द स्पेंडिंग ऑप्शन, अब मान लीजिए आप खरीदना भी चाहते हैं, मान लीजिए आप खरीदने, आपके सब पैसे हैं, सब कुछ है, पर आप खरीद नहीं सकते क्योंकि दुकानें बंद हैं, है ना? तो एसेंशियल्स नॉन एसेंशियल के अलावा दुकानें बंद हैं, तो आप वो भी नहीं कर सकते। देन इट ट्रिगर्ड प्रिकॉशनरी सेविंग्स, इन सब ने प्रिकॉशनरी सेविंग्स को ट्रिगर कर दिया कि भाई सेविंग करेंगे, भले ही पैसे हैं जेब में रख लेते हैं, खर्च नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई। और रिस्क की वर्जन तो है, ये बिजनेसमैन भी बिजनेस नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ाएं बिजनेस, घाटा है, पता नहीं क्या फ्यूचर हो, तो डिमांड कम हो गई। दूसरी बात, इधर सप्लाई का भी शॉक आया। जितनी सप्लाई चेन बनी थी, ग्लोबल कह लीजिए, नेशनल कह लीजिए, रीजनल कह लीजिए, लोकल कह लीजिए, सब सप्लाई चेन टूट गई। कहीं पे कंटेनमेंट जोन बन गया, कहीं पे लॉकडाउन लग गया। केरल में जैसे मैं एक एक हफ्ते रुका तो वहां पे लॉकडाउन लगा दिया, सो मैं रुक गया वहीं पे। उन्होंने स्विगी, ओला, उबर, जोमेटो सब बंद कर दिया एक हफ्ते के लिए, और ये है आपके नॉर्मल लॉकडाउन के बाद की बात। सो इट द मूवमेंट ऑफ द लेबर को रिस्ट्रिक्ट हो गया। हाँ भाई, जिसका काम ऑनलाइन हो रहा है तो उसको दिक्कत नहीं है, बट कितने काम ऑनलाइन होते हैं, भारत में कितना डिजिटल डिवाइड है। सो इट हैज आल्सो क्रिएटेड द सप्लाई डिमांड, और इन दोनों ने फिर एक दूसरे को फीड किया, और उसकी वजह से एक विशियस साइकिल बन गया। अब इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अक्सर गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट्स यहां फोकस करती हैं डिमांड क्रिएट करने पे, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोविड की नहीं, बट जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती है तो डिमांड पुल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। जैसे क्या करेगी, इनकम टैक्स में छूट दे देगी, गवर्नमेंट खुद स्पेंड करने लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब क्रिएट करने लगेगी, जैसा एमजी नरेगा में किया गया था, 2007-8 की बात है। ठीक, एमजी नरेगा का जब वो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, जो एमजी नरेगा फाइनली जब इंप्लीमेंट हुआ कि लोगों के हाथ में पैसा देना, किसी भी तरीके से काम देना, पर कोविड 19 में वो भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। उनको लगा क्यों ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम लोगों के हाथ में पैसा दे देंगे, अगर हम डिमांड बढ़ाएंगे और सप्लाई नहीं बढ़ी, सप्लाई में दिक्कत हुई, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन से हमें अभी बचना है, राइट? सो ये कोविड 19 ने ये एक इकोनॉमिक डायलेमा भी क्रिएट किया गवर्नमेंट्स के लिए। इसको वो डायग्राम के साथ भी दिखाते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया है, कि कैसे वो डिमांड शॉक हुआ और सप्लाई शॉक हुआ। ठीक, सो ये हुआ आपका ट्विन इकोनॉमिक शॉक्स बाय द पैंडेमिक। ये भी एक कीवर्ड है, इसको मैंने लास्ट की लिस्ट में ऐड नहीं किया है, बट ट्विन इकोनॉमिक शॉक्स बाय द पैंडेमिक, सप्लाई शॉक एंड द डिमांड शॉक। अब जीडीपी पे आते हैं, उससे पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करने के तीन मेथड पढ़े होंगे आपने अपने इकोनॉमी के कोर्स में। पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो क्या होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज और नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आती है, आपकी जीडीपी आ जाती है। अब इसमें देखते हैं इन कंपोनेंट्स में, जो जीडीपी हमारी क्रैश की, उसमें किस कंपोनेंट में कितना ऊपर नीचे गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी। तो चूंकि ये तो टेक्स्ट बुक में होते हैं फॉर्मूले, एनसीईआरटीज वगैरह में दिए होते हैं, बट रियल टाइम में एनएसओ कैसे कैलकुलेट करता है, इन फॉर्मूलों से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो बेसिकली सी से ये आप रिलेट कर लीजिए, इनसे ये रिलेट कर लीजिए, गवर्नमेंट परचेजेस ये हो गई, गवर्नमेंट फाइनल परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको ऐड किया तो फाइनल क्या आ गया आपका, कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो बाकी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसमें इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। अब हमने क्या देखा, डिमांड का शॉक आया, है ना? तो डिमांड का शॉक आएगा तो क्या कम होगा, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कम हो गया। मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा, मैंने पेन नहीं खरीदा, मैं बाहर नहीं गया, तो मेरी प्राइवेट डिमांड कम हो गई। अगला ग्रॉस कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है, कार में, आपका घर में, ये इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो गए। तो सबसे ज्यादा शॉक इन दोनों चीजों में लगा इकोनॉमी को। इकोनॉमी में ये चीजों में अभी भी अप था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट भी कम हो गए, एक्सपोर्ट भी कम हो गए, तो नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव बने रहे। इंपोर्ट्स बहुत कम हो गए क्योंकि सब सप्लाई चेन ब्रेक हो गई, और गवर्नमेंट का तो बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि गवर्नमेंट को आगे आके और खर्चा करना था, जीडीपी बढ़ानी है तो दिस इज ऑल इक्वल टू जीडीपी।
अब अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को ये बढ़ाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज क्या है? यही तो है, फिस्कल स्टिमुलस। गवर्नमेंट खुद से परचेज करेगी, खुद से खुद पैसा लगाएगी। चलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ कहता है कि ये देखिए आपका नेट एक्सपोर्ट्स एज इट इज है और गवर्नमेंट का जो परचेज है वो ये है, और आपका बिल्कुल डाउन चला गया क्या? आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर और आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के आगे बढ़ने के लिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो ये सिचुएशन हुई आपके कोविड-19 की वजह से। और ये है आपकी वी शेप्ड रिकवरी। जो वी शेप आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमी 4.2% ही बढ़ी 2019-20 में। इस साल की इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस हैं कि आपकी इकोनॉमी 7.7% से गिरेगी। पहले क्वार्टर में आपका 23.4%, पहले क्वार्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, देन इट रिकवर्ड, और पूरे ओवरऑल इस साल में हमारी इकोनॉमी 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इकोनॉमिक सर्वे कहता है। पर नेक्स्ट ईयर हमारी इकोनॉमी 11% से ग्रो करेगी। अच्छा, 11% से ग्रो क्यों करेगी? आप कहोगे 4% सीधे 11%, क्योंकि बेस बहुत लो हो गया ना, वो और नीचे चली गई, तो वहां से रिकवर करना आसान है, तब वो नंबर ज्यादा दिखेंगे आपको। ठीक है, तो वो 11%, तो इस चीज को बोला गया वी शेप्ड रिकवरी, कि यहाँ पे गए -7.7% पे गए और फिर 11% पे हम आएंगे। दिस इज नोन एज द वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, अब ये वी शेप आप हर चीज में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब जीडीपी के जो चारों कंपोनेंट हैं आप सब में देख सकते हैं वी शेप्ड रिकवरी। जो चारों कंपोनेंट जीडीपी के हमने पढ़े, आप चाहे प्राइवेट कंजम्पशन में देखिए, हाँ वो भी इंप्रूव होगा। आप चाहे गवर्नमेंट में देखिए, हाँ वो भी इंप्रूव होगा। आप कैपिटल फॉर्मेशन में देखिए, वो भी इंप्रूव होगा, और नेट एक्सपोर्ट्स भी इंप्रूव होंगे। जब सब इंप्रूव होगा इसी शेप में, तभी फाइनल आपका जाके जीडीपी भी वी शेप में इंप्रूव होगा और आपकी इकोनॉमी वी शेप रिकवरी करेगी। सेक्टर वाइज देखा जाए तो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उस पर पैंडेमिक का ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा। इट ग्रू बाय 3.3%। आप देखें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है, अभी भी पॉजिटिव में है। पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आया? सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर क्यों? बिकॉज इट इज अ मोर कॉन्टैक्ट बेस्ड सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, सबसे ज्यादा हिट ये सेक्टर हुए। आपका रियल एस्टेट हो गया, ये सब बहुत हिट हुए। मैन्युफैक्चरिंग को भी घाटा हुआ, बट जो आपका सर्विस सेक्टर, जो आपका एक बिल्कुल वर्कहॉर्स है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, वो क्या हो गया? सबसे ज्यादा घायल हुआ, बिकॉज जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज थी सब रुक गई because of the social distancing and the physical distancing. So the service sector reliant on the face-to-face interactions, particularly wholesale and the retail trade, hospitality, have seen a larger contraction than the manufacturing. Service sector contribute the significant portion to both income and the employment, and the scale of disruption has set severe impacts on the livelihood of the sections engaged in this sector. जो hospitality से होंगे, जो आपके tourism sector से होंगे, जिन सेक्टर सबसे ज्यादा impact पड़ा है, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर को बोला गया कि इसने इस शॉक को कुशन दिया, तो ये भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, इट हैज कुशन्ड दिस शॉक। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ बना रहा, एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ, और इनफैक्ट एग्रीकल्चर, इट इज सेड इट विल क्रॉस वन वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, मोर देन 300 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे हम अगले साल। तो ये आप डेटा याद रख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोजेक्शन है इस साल का, वी विल टच मोर देन 300 मिलियन टन, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। चलिए वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। तो कंटेनमेंट मेजर हमने समझ लिए, हमने पॉलिसी रिस्पांस यहाँ पे समझ रहे हैं, और इसी में क्या बात हो रही है, अब गवर्नमेंट को क्या करनी है? डिमांड बढ़ानी है, ताकि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, ताकि जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी हो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। बट जरूरी ये है जो मैंने डिस्कस किया कि डिमांड तो बढ़ाना है, पर सप्लाई कंस्ट्रेंट है। ठीक, जैसे कि इन नॉर्मल इकोनॉमिक क्राइसिस द पॉलिसी सपोर्ट इज रेंडर्ड टू स्टिमुलेट द एग्रीगेट डिमांड एज क्विकली एज पॉसिबल, कि डिमांड तो हम बढ़ा देंगे, पर हम जो सप्लाई मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? बहुत कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स लेना पड़ा, बहुत आराम आराम से। आपने जैसे देखा भी होगा कि आत्मनिर्भर भारत धीरे धीरे अनाउंस हुआ, इकोनॉमिक सर्वे उस चीज को डिफेंड कर रहा है कि भाई जब सप्लाई साइड पे इश्यूज हैं, तो हम अगर डिमांड को बहुत बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, बट सामान नहीं होगा खरीदने के लिए। तो हमें ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए। इसमें और भी बात कहते हैं कि डिमांड
और ऐसा भी उन्होंने बोला कि हमने जितने पैसे ट्रांसफर किए लोगों को वो सब कुछ डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा। उन्होंने एग्जांपल दिया यूएसए की स्टडी का। यूएसए की स्टडी कहती है कि जितना पैसा ट्रांसफर किया गया लोगों को, द मनी दे गॉट, उन्होंने केवल 15% उस मनी को कुछ स्पेंड करने में लगाया। उन लोगों ने उस पैसे का यूज या तो सेव कर लिया या अपने पुराने जो किराए थे, पुराने डेट थे, उनको भरने में पूरा किया, बट स्पेंडिंग ज्यादा नहीं की। क्यों? बिकॉज प्रिकॉशनरी मोटिव था कि भाई बचा के रखने हैं पैसे। चलिए, अच्छा इन्होंने एनालॉजी देके बोला है, देयर इज नो पॉइंट इन पुशिंग द एक्सीलरेटर, कि गाड़ी का एक्सीलरेटर पुश करने का कोई फायदा नहीं है जब भी एक पैर से आप ब्रेक दबा रहे हो और एक पैर से आप एक्सीलरेटर दबा रहे हो, तो ना गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं और पेट्रोल फालतू खर्च होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रेटजी ऑफ स्टिमुलेटिंग ग्रोथ व्हेन इट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, उस समय पे हम अटैक करेंगे जब हमारी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब याद कीजिए आपका वॉल्यूम 2 का कोट। वॉल्यूम 2 का कोट किसका था? थिरुवल्लुर का। ही सेड कि सही समय पे सही एक्शन लेना ही वेल्थ क्रिएशन की निशानी है। इट विल क्रिएट योर बाउंडलेस वेल्थ। सो उस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई है। चलिए, अब कुछ वो सिनारियो देता है इकोनॉमिक सर्वे। उसने कहा कि जो लोग सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, उसने कहा देखिए जनधन अकाउंट में क्या हुआ, जब पैसे लोगों के आ गए तो लोगों के अकाउंट में पैसे बने रहे, लोगों ने वो पैसे निकाले नहीं। तो ये देखिए आप जनधन अकाउंट में पैसे ये बने हुए हैं, पर वो कहता है लेकिन बाद में देखिए ये पैसे अब निकल रहे हैं। इसका मतलब कि धीरे धीरे लोगों अपने खर्चे करने शुरू किए हैं। पहले उन्होंने हाँ सेविंग्स की, बट बाद में उन्होंने खर्चे बढ़ाना शुरू कर दिए। तो एक अच्छी बात है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी। चलिए, तो ये आपका इकोनॉमी का एंगल फिनिश हो गया। ये हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर देखी, हमने जीडीपी की बात की, हमने वी शेप्ड रिकवरी की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया राइडिंग अगेंस्ट द वेव। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है भाई, हमारे पे क्या हुआ, मोबिलिटी बढ़ गई है। अब हमने सब कुछ ओपन कर दिया है। आप इनफैक्ट यूपी में आएंगे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि कोविड हो है भी कुछ। इनफैक्ट यू विल, अब अगर आप सेकंड टीयर या थर्ड टीयर सिटी में जाएंगे तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट लोग ये तक कहते हैं कि कोविड कुछ था ही नहीं। और ये आज की बात नहीं है, आज से 2 महीने पहले की बात है। सो भारत देखिए बहुत आउटलायर है इस पूरे सिचुएशन में। ये देखिए जैसे राइजिंग केसेस, राइजिंग मोबिलिटी, कई कंट्रीज अब यहाँ आ रहे हैं कि वो जैसे जैसे मोबिलिटी बढ़ा रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक। और कुछ कंट्री तो ऐसी हैं कि जहां पे मोबिलिटी कम है लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया आप देखिए बिल्कुल आउटलायर, बिल्कुल कोने में पड़ा है। और इकोनॉमिक सर्वे इस चीज को अच्छी बात बोलता है। अच्छी बात क्यों है? कि हमने मोबिलिटी बढ़ाई पर हमारे केसेस नहीं बढ़े। अब उसके पीछे के क्या सही रीजन है, नोबडी नोस, बट इकोनॉमिक सर्वे का ये मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सही समय पे लॉकडाउन लगाया, हमने सही समय पे सही फिस्कल की इंजेक्शन दिया, और अब हम देख सकते हैं कि केसेस कम हो रहे हैं चाहे हम जितनी मोबिलिटी बढ़ा लें। हाँ, उसके साथ अच्छी बात यह भी है कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ हम अब धीरे धीरे मोबिलिटी और बढ़ा सकते हैं। चलिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वो कहता है कि अभी करंटली राइट पे अगर बोले कि भाई देखिए पूरे दुनिया में क्या है कि भाई एडवांस इकोनॉमी देखिए फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं। वेव मतलब क्या होता है कि जब पीक एक बार हो फिर एक बार पीक हो, तो ये तीसरी वेव है। भारत में कह रहे हैं कि भाई एक बार पीक आई सितंबर में। इंडिया का ये देखिए ग्रीन रंग से चार्ट है यहाँ पे, सितंबर में एक बार पीक आई, उसके बाद नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। तो इंडिया ने जो सेकेंड वेव फेस नहीं की है, इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप दिल्ली में जरूर सुन रहे होंगे कि थर्ड वेव खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, पर इंडिया एज अ होल की बात हो रही है कि यहाँ पे इन्होंने सेकंड थर्ड वेव एक्सपीरियंस नहीं की। फर्स्ट वेव सितंबर में ही हाईएस्ट केसेस गए, उसके बाद की दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। फिर क्या है, शिफ्टिंग द पीक ऑफ द कोविड-19 कर्व। अब ये भी देख रहे हैं कि अब पीक कैसे शिफ्ट हो रही है। जैसे वो कह रहे हैं कि जो केसेस बढ़े, फर्स्ट मिलियन केस आने में हमें 168 डेज लगे। उसके बाद आप देखें तो डेज कम होते चले गए। यहाँ देखिए 11 दिनों में हमने 1 मिलियन टच कर लिया, पर आप फिर देखेंगे फिर ये नंबर बढ़ रहे हैं। मतलब कि आपके अब नंबर ऑफ केसेस पर डे क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, मोबिलिटी बढ़ रही है, केसेस कम हो रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे इतने आपके ग्राफ और चार्ट देता है, सबको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उनके इन्फ्रेंसेस जरूरी हैं। इनफैक्ट ये चार्ट तो बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिए है। देयर वर सो मेनी चार्ट्स व्हिच वर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हमें वही तो करना है कि जितनी अननेसेसरी चीजें उनको वीड आउट कर दिया, जरूरत ही नहीं है करने की। बट हाँ, जो समझने की जरूरत है उसमें हम समझेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे एक और बात कहता है कि जो सेकंड वेव्स आई हैं, सेकंड या थर्ड वेव्स, दोज हैव बीन मोर
लीथल। जैसा कि आपके स्पेनिश फ्लू में भी देखा गया था कि जो सेकंड और थर्ड वेव्स आई थी वो बहुत लीथल थी। सिमिलरली उन्होंने भी कहा कि जो और कंट्रीज में सेकंड और थर्ड वेव देखी जा रही हैं और लीथल हैं, तो अच्छी बात यह है कि इंडिया ने अभी सेकंड वेव फेस नहीं की है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वैक्सीनेशन आ गया तो फिर तो अब उसकी जरूरत है ही नहीं। चलिए वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। तो बताते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कहता है इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने क्या लिया, आपदा में अवसर, कि भाई कितने आपकी जो क्राइसिस है उसमें कैसे हमें अपॉर्चुनिटी निकालनी है, हाउ वी नीड टू टेक आउट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द क्राइसिस। और इसको वो किसमें बोला उसने, आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर, अंडर दी आत्मनिर्भर भारत। तो जो भी मेजर्स लिए गए हैं आत्मनिर्भर भारत में, दोज आर द मेजर्स किस चीज के लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को पुश करने के लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब क्या है, बहुत आसान सी बात है, जो रिफॉर्म्स विच इंडियन इकोनॉमी बहुत सालों से करना चाह रही है, जैसे एक जीएसटी आप कहिए तो क्या है, वो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। अब जैसे लेबर लॉ को रिसेंटली ट्रांसफॉर्म किया, 4 कोड बने हैं, वो क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ये सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं। एग्रीकल्चर के जो लेट से 3 फार्म बिल हैं, ये क्या है, एक तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पार्ट है। ठीक, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के भी 3 पार्ट में बोलता है इकोनॉमिक सर्वे। इट सेज दैट कुछ सेक्टर्स में हमने डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन किया है, कहीं पे हमने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया है, और बहुत जगह पे हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव किया है। कहाँ कहाँ हमने डीरेगुलेशन किया है, एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, लेबर में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पावर, पीएसयूज, मिनरल सेक्टर में। मिनरल सेक्टर को लेके गवर्नमेंट ने अपनी पूरी पॉलिसी बनाई है पूरे लॉकडाउन के और बिटवीन दिस कोविड पीरियड। प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंप्रूव किया है, इंडस्ट्री, स्पेस, डिफेंस, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल स्पेस में क्या बोला है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर, कि हम प्राइवेट कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। इसरो विल ओनली वर्क एज अ लाइट हाउस इंस्टीट्यूशन, ये भी कीवर्ड ऐड कर लीजिएगा, इसरो विल ऐड एज अ लाइट हाउस इंस्टीट्यूशन। वो प्राइवेट सेक्टर को गाइड करेगा, हर चीज वो अब खुद नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर को आने दीजिए, स्टार्टअप्स को आने दीजिए, एंड लेट स्पेस सेक्टर ग्रो। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ इंप्रूव किया, फाइनेंशियल मार्केट, कॉर्पोरेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। उसकी फिर लिस्ट दी हुई है इन्होंने, ये सब आप पढ़ेंगे अपने करंट अफेयर्स में। ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट बी रीडिंग इन योर करंट अफेयर्स। बट इकोनॉमिक सर्वे ने अगेन यहाँ पे क्या दिया, हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपके ये 3 जो लॉ हैं, चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एसेंशियल कमोडिटीज, और एक आपका एपीएमसी रिफॉर्म्स। तो इन सब के लिए जो 3 लॉ आए हैं, बहुत कंट्रोवर्सी है, हम सबको पता है, अभी चल रही है। बट इसको इकोनॉमिक सर्वे कैसे डिफेंड कर रहा है, कह रहा है कि ये फार्मर्स को शैकल्स ऑफ द इंटरमीडिएट से दूर करेंगे, उनको मोर ओपननेस और मोर फ्रीडम देंगे। एमएसएमई में नई एमएसएमई की डेफिनेशन आई है ना, उनके लिए और भी रिफॉर्म्स लिए गए हैं। लेबर सेक्टर में 4 वेज कोड बनाए गए हैं, प्रीवियस जितने बहुत सारे लेबर लॉस को रिफॉर्म करके 4 कोड वेजेस बनाए गए हैं, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, एंड कई सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑल, सेफ्टी वेफ्टी। सो 1 लेबर लाइसेंस, 1 लेबर रिटर्न, 1 लाइसेंस एंड 1 रजिस्ट्रेशन। सो अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देन आपके और भी सेक्टर्स में है, पीएसयूज में क्या है, पीएसयूज ओनली इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, बाकी हर जगह क्या करेंगे हम, प्राइवेटाइज करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। अब क्या आपके बजट में भी अनाउंस हुआ है। मिनरल सेक्टर में भी वही है, कोल को भी उन्होंने पूरा डीरेगुलेट कर दिया है, बीपीओज में भी काफी डीरेगुलेशन कर दिया है। तो ये सब आपके रिफॉर्म्स किसमें है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में। ये सब आपको कहाँ पढ़ने हैं, यू विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन योर करंट अफेयर्स। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर है, पावर सेक्टर है, डिसइन्वेस्टमेंट है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब उसका पर्टिकुलर चैप्टर आएगा इकोनॉमिक सर्वे में। सिमिलरली कुछ सेक्टर्स की उन्होंने प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव की है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो 10 सेक्टर के लिए पुश दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेस सेक्टर की मैंने बात की कि प्राइवेट कंपनीज को हमें ज्यादा ओपननेस देनी है। डिफेंस में भी क्या किया गया है कि भाई आपके कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करना है, जिसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी। फिर एफडीआई लिमिट्स को इंप्रूव किया गया है डिफेंस के लिए। अभी गवर्नमेंट का भी क्या लेकर आई है, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी लेकर आई है सितंबर महीने में, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2016 के बाद 2020 में। ठीक, देन स्ट्रेंथिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, सो एजुकेशन में पीएम विद्या और बाकी अलग चीजें।
तो ये आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो इसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर इंपॉर्टेंट है, आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो गए, तो इन सेक्टर्स को क्या दिया है, गवर्नमेंट ने पुश दिया है। स्पेशली आप चाइना का भी देखें तो जो क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उस पर डिपेंडेंस कम करने के लिए दे हैव डन दिस। इस पर्टिकुलर स्कीम में बल्क ड्रग को भी प्रमोशन की बात की गई है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, फाइनेंशियल मार्केट में, कॉर्पोरेट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आपको इतना याद नहीं करना है, अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको केवल हेडिंग चाहिए और उनके एक एक दो दो पॉइंट चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ेंगे एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की गई है ना, फेसलेस ऑनेस्ट टैक्स पेयर एक प्लेटफॉर्म आया था, उसकी बात है। तो बेसिकली आपने जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं बस उसको इन सेटिंग्स के अंदर फिल करना है, दैट्स ऑल। इसमें जो लिखा है वो लिख सकते हैं, नहीं लिखा है तो आपके ने जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ा है वो लिख सकते हैं। आपके मेंस एग्जाम तक, जब भी मेंस एग्जाम 2021 होगा उसके बाद जो भी करंट अफेयर बीच में पढ़े बस इसी में फिट कर दीजिए, दैट्स ऑल। चलिए, सो वे फॉरवर्ड में क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे, कहता है कि भारत क्या रीप कर रहा है लॉकडाउन डिविडेंड्स, कि भाई लॉकडाउन से इंडिया को जो डिविडेंड्स हुए हैं, अगेन अ कीवर्ड हियर, कि लॉकडाउन डिविडेंड्स फ्रॉम ब्रेव प्रिवेंटिव मेजर्स एडॉप्टेड एट द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक व्हिच वर बेस्ड अपॉन द ह्यूमन प्रिंसिपल एडवोकेटेड इक्विवेलेंटली इन द महाभारत, कि भाई जान बचानी ज्यादा जरूरी है। The policy maturity and the alacrity displayed not to waste a crisis and helps country to save both lives and livelihood. लाइव और लाइवलीहुड दोनों बचाया हमने, और हम इसके बेनिफिट देखेंगे मीडियम और लॉन्ग टर्म में। तो इफेक्टिवली क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे ने पूरी तरीके से डिफेंड कर दिया, और कोई भी माइग्रेंट क्राइसिस वाइसिस इस चैप्टर में कोई भी बात नहीं की। चलिए, आपके पहले बॉक्स में कॉन्सेप्ट था फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व का, आप सबको पता होगा, बहुत आसान है कि हेल्थ केयर की कैपेसिटी इतनी है तो हम ये मेजर्स लगा के, लॉकडाउन मेजर बढ़ा के हम केसेस कम कर लें, और इन द मीन वाइल हम हेल्थ केयर कैपेसिटी बढ़ा दें, ठीक, ताकि हम जो जितने भी लोग हैं वो उस कैपेसिटी के हमेशा अंदर रहें, लोगों को हमेशा हेल्थ केयर मिलती रहे। तो हम जो स्प्रेड ऑफ द डिसीज है उसको स्लो कर दें, ताकि हमारा जो हेल्थ केयर कैपेसिटी है कभी ओवरवेल्म ना हो लोगों की इन नंबर बढ़ने से। नेक्स्ट वो बॉक्स में बात करता है रिप्रोडक्शन नंबर की, ये भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन नंबर बहुत आसान है, अगर आरओ नंबर 2 है इसका मतलब है कि एक आदमी 2 लोगों को स्प्रेड फैला रहा है, और 2 फिर 4 को फैला रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि हमें कोशिश करनी है कि आरओ को लेस देन 1 पे लेकर आना है। हम लेस देन 1 पे लेकर आएंगे तो हम इस क्राइसिस को मिटिगेट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से काफी इशू हो गया था, और आरओ को हमें लेस देन 1 लेकर आना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। रिप्रोडक्शन नंबर ये सब प्रीलिम्स के लिए काम आते हैं। एक इंटरेस्टिंग उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक बात डिस्कस की कि हैंड वॉशिंग कहां से शुरू हुई। तो आपके हंगरी में एक हैंड वॉशिंग हमेशा नहीं था कि पहले सर्जन्स ग्लव्स पहनते थे या सर्जन्स बिल्कुल हैंड वॉश करते थे। आपने देखा होगा, अगर कोई टीवी सीरीज देखी हो तो पहले वो हैंड वॉश करते हैं, ये वो पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो हंगरी में एक आपके फिजिशियन थे, इन्होंने देखा कि भाई उनके डिपार्टमेंट में क्या है कि डेथ रेट बच्चों का 7 टाइम्स ज्यादा है एक, और उन्होंने डिपार्टमेंट से चेक किया। दूसरे डिपार्टमेंट से जब उन्होंने कंपेयर किया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कंपेयर किया कि पहले मैं कुछ और काम करके आता हूं, आई डू समथिंग एल्स एंड देन आई कम एंड बच्चे को डिलीवर करता हूं। बट जो बाकी जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो शुरू से ही पहला काम ही वही करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों है, तो उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं हाथ धुलना शुरू करूं, तो उन्होंने देखा कि वो यार मतलब कैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। तो उन्होंने 1846 में ये बोल दिया, पर उनको रिकॉग्निशन तब नहीं मिला। बाद में लुइस पैस्चर ने बाद में 1885 में जर्म थ्योरी निकाली। तो जर्म थ्योरी निकाल के फिर पता चला कि भाई ऐसा होता है, और इन्होंने हैंड वॉशिंग के बारे में क्यों बोला था कि हैंड वॉश में अगर सोप से धुलो तो वो जर्म्स हट जाते हैं, और वो जर्म्स फिर वो बच्चों को वो फीवर कॉज नहीं करते हैं। कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, कभी ऐसे वगैरह में कहीं एनेक्डोट लिखनी हो तो ये आ सकती है। फिर चौथा बॉक्स है किसी भी काम का नहीं है, इकोनॉमिक रिग्रेशंस किए हुए हैं, किसी काम के नहीं है। स्टेट्स का एक उन्होंने बॉक्स दिया है जहां पे उन्होंने स्टेट्स का इंडेक्स बनाया है कि किस स्टेट ने कितने लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस किया, और फिर उन्होंने कंपेयर किया कि जिसने जितना रिस्ट्रिक्शन किया उसकी इकोनॉमिक रिकवरी उतनी बेटर है, ठीक। तो ये उन्होंने एक बॉक्स में बताने की कोशिश की, अगेन हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो जैसे वो बताना है, देखिए जितना जितना ज्यादा स्ट्रेंथन है उनकी डेथ उतनी कम है, सीधा सा इन्होंने ये ग्राफ से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जनरल केस में, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आइडिया है यहाँ पे, कोरिलेशन एंड कॉजेलिटी। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि कई लोगों ने बोला कि यार ये लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हुआ है,
इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कि आपकी जो इंडिया की जो सिचुएशन इतनी अच्छी है, डेथ कम है, केसेस कम है। कई लोगों ने लॉजिक दिया कि भाई और भी इश्यूज हैं, जैसे कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। इस आपने सुने होंगे लॉजिक, व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं या फिर डिस्कस होते हैं, एक्सपर्ट्स करते हैं, या फिर हम लोग ये बीसीजी वैक्सीनेशन करते हैं, तो वो वैक्सीन भी कोविड-19 से बचाने के काफी काम आती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। इकोनॉमिक सर्वे कहता है हाँ हो सकता है कोरिलेशन, पर ऐसा है नहीं। क्यों? वो कहता है कि ऐसा अगर होता तो इंडियन स्टेट्स में फिर ये ऐसा क्यों रिलेशन निकल के आता, लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेथ के क्यों निकल के आता। ये तो इफिकेसी ऑफ लॉकडाउन दिखाता है, आपके रिस्ट्रिक्टनेस के इफिकेसी को दिखाता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो कि हो सकता है कि इसने रोल प्ले किया हो, बट इट इज प्राइमरली द लॉकडाउन जिसकी वजह से हमें ये डिविडेंड्स देखने को मिले हैं। सो इट इज प्राइमरली द लॉकडाउन डिविडेंड्स रादर देन एनीथिंग एल्स। फिर एक और है आपका बॉक्स, वो भी किसी काम का नहीं है, अगेन इकोनॉमिक रिग्रेशंस। ठीक है, सो इसी के साथ आज का सेशन फिनिश करते हैं। हमने चैप्टर 1 दोनों ही वॉल्यूम्स का देख लिया। अब कुछ कीवर्ड्स को रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। पहला है कीवर्ड आपका हिस्टेरिसिस इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये डिस्कस नहीं हुआ प्रीवियसली, डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब ये है बेसिकली कि इकोनॉमी पे जो आगे इंपैक्ट आएगा, इसका मतलब ये है कि जो कोविड जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के दौरान जो इश्यूज आए इकोनॉमी को, उसके इफेक्ट हमें 1 2 3 4 साल तक फेस करने पड़ सकते हैं। तो वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज लेटर ऑन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। इसको आप रिलेट कर सकते हैं डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के इफेक्ट से भी, कि कैसे प्रीवियस में अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ हो तो उसके इम्पैक्ट बाद में भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, महाभारत का तो हमने पढ़ ही लिया, सेविंग अ लाइफ दैट इज जेओपर्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा। इसको बोला वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस, दैट इटसेल्फ इज अ कीवर्ड। ब्लैक स्वान इवेंट इज अ कीवर्ड। ग्रेट लॉकडाउन इज अ कीवर्ड। फिर ये एक अच्छी लाइन है, प्राइस पेड वर्सेस द वैल्यू प्लेस्ड। प्राइस पेड फॉर द इकोनॉमी is less than the value placed on the human lives, and that is a humane policy response by the government. फिर नेटवर्क इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक, कि एक से दूसरे में कैसे फैलता है, R0 नंबर। देन आपका 5T स्ट्रेटेजी द गवर्नमेंट ने फॉलो की, दैट इज टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये आप याद कर सकते हैं 5T स्ट्रेटेजी। कहीं पे आपको कोविड का रिस्पॉन्स लिखना हो गवर्नमेंट का, तो आप इसको लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड प्रिकॉशनरी सेविंग्स, मतलब जो हम सेविंग करते हैं जब हमें डर लगता है कि मे बी इन द फ्यूचर हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टेन हो। स्ट्रेटजी ऑफ स्टिमुलेटिंग ग्रोथ व्हेन इट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, ये हो जाएगा। अंडर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, ये क्या चीज है? जो डायग्राम हमने समझा था कि सप्लाई और डिमांड दोनों कम हो गया, उसको इकोनॉमिक सर्वे कहता है इट इज द सिचुएशन ऑफ अंडर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी या अंडर हीटेड इकोनॉमी। ठीक, फिर एग्रीकल्चर के लॉस के लिए क्या कहता है, एग्जिस्टिंग लॉ केप्ट द इंडियन फार्मर इंस्लेव्ड टू द लोकल मंडीज एंड देयर रेंट सीकिंग इंटरमीडियरीज। डायरेक्टली आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, सेइंग दैट कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है। फिर टाइम ऑफ द क्राइसिस वाज यूटिलाइज्ड टू टेक सम बोल्ड डिसीजंस टू एक्चुअली इंप्लीमेंट दोज रिफॉर्म टू प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लोकल मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय दिस लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इट इज अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लॉज। Enable the intermediaries to prosper at the cost of the farmer, especially the poor ones, without the wherewithal to store the produce। कहाँ वो रखेंगे प्रोड्यूस, और इसलिए इंटरमीडिएट से उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है। लॉकडाउन डिविडेंड हो गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी एज स्प्रिंट रनर हमने डिस्कस कर लिया। एग्रीकल्चर एज अ कुशन टू द शॉक, एंड देन वी हैव डिस्कस दिस पॉलिसी टू फैटन द एपिडेमियोलॉजिकल कर्व indeed needs to be accompanied by the economic policies designed and targeted to mitigate the resulting shock and flattening the recession curve। तो दो कर्व हैं, वो याद रखिएगा। Even if you forget this, don't remember this, because आपके 2021 2022 तक ये सारे की टर्म्स will be valid, इनफैक्ट आगे भी। अपटर्न इन द इकोनॉमी, ये लास्ट वे फॉरवर्ड में बोलता है इकोनॉमिक सर्वे। अपटर्न इन द इकोनॉमी, दैट इज द इकोनॉमिक रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, while avoiding the second wave infection, makes India a sui generis case in the strategic policy making amidst a once in a century pandemic। मतलब भारत का जो केस है वो बहुत यूनिक है पूरी दुनिया में। हमने सेकेंड वेव को अवॉइड कर सकते हैं या कर दिया है विद द कमिंग ऑफ द वैक्सीन, और इकोनॉमी में भी अपटर्न दिखने लगा है और लोग भी इतने नहीं डेथ हुई। ये दिखाता है भारत का सुई जेनरिस और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग। सो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा सेशन लगा होगा। तो आइडिया ये है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे को एज ए स्टोरी समझा जाए। सो
we understand the whole chapter in the form of the story, so the story retains within us, हमारे अंदर वो story retain हो जाए. Please download the PDF and revise the PDF before coming to the next session. Next session हम 3-4 दिन बाद लेंगे, and then we will talk about the theme 2, जहाँ हम थोड़ा इकोनॉमी की हम 1-2 यूनिट लेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे गवर्नेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी अलग अलग थीम्स हमें डिस्कस करनी है. So see you all in the next class. For then, till then, bye bye. Thank you.